हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, सोवियत व्यवस्था या प्रणाली क्या थी, इसकी विशेषताएं बताएं। एक और क्वेश्चन बनाया है मैंने, ध्यान से देखना इसको। सोवियत प्रणाली व्यवस्था का अर्थ बताते हुए सोवियत संघ व्यवस्था प्रणाली की किन्हीं 3 सकारात्मक तथा 3 नकारात्मक विशेषताओं को उजागर कीजिए कि सोवियत संघ प्रणाली के अंदर 3 सकारात्मक बातें, अच्छी बातें क्या थी और 3 नकारात्मक बुरी बातें क्या थी। ठीक है, तो आइए आंसर पे आते हैं। ध्यान से देखना, इसमें मैं एमसीक्यू भी आप लोगों को बताता रहूँगा। आंसर है, साम्यवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की साम्यवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। कौन सी क्रांति के बाद? साम्यवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी, पूंजीवाद के खिलाफ हुई थी ये साम्यवादी क्रांति। आगे, और ये साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करती थी। सोवियत प्रणाली के अंतर्गत कम्युनिस्ट पार्टी उसका केंद्र बिंदु थी। कम्युनिस्ट पार्टी एक ही दल उस सरकार का केंद्र बिंदु थी। किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष का उसमें स्थान नहीं था। सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी, उसका नाम क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी। ये है आपका एमसीक्यू, नोट कर लेना। और जिसमें किसी भी विपक्ष का या राजनीतिक दल का कोई भी स्थान नहीं था। आगे, इसके अतिरिक्त सोवियत प्रणाली समाजवाद के आदर्शों तथा समतामूलक समाज, इन 2 वर्डों को ध्यान समझना, समाजवाद के आदर्शों तथा समतामूलक समाज की आवश्यकताओं से प्रेरित थी। यानी कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध हो। इन 2 शब्दों का मतलब ये है। आगे, इसमें निजी संपत्ति का कोई भी स्थान नहीं था। तो ये हमने क्या बताया? सोवियत प्रणाली व्यवस्था का अर्थ बता दिया। ठीक है, अब हम करते हैं इसके सकारात्मक के 3 पॉइंट। वैसे मैंने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट, निजी संपत्ति की समाप्ति। याद रखना, अगर आप लोग अपना आंसर पॉइंट्स में लिखते हो तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। निजी संपत्ति की समाप्ति कह रहा है कि सोवियत प्रणाली में पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके संपूर्ण संपत्ति पर समाज का नियंत्रण स्थापित किया गया। हमने अर्थ में क्या पढ़ा था कि सोवियत व्यवस्था किसके खिलाफ लड़ी थी? पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ी थी। तो पहला पॉइंट यही कह रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं बात को, ध्यान समझना। सोवियत प्रणाली में पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके संपूर्ण संपत्ति पर समाज का नियंत्रण स्थापित किया गया। सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी, ये बहुत अच्छी बात है। सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी और सभी लोगों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया गया था। सोवियत व्यवस्था जैसी भी थी, भले ही उसका बिखराव हो गया, लेकिन उस व्यवस्था के अंदर जनता के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित था, सरकार का उत्तरदायित्व था। आशा करता हूँ पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए दूसरी सकारात्मक विशेषता पर। कह रहा है कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता यह थी कि यह राज्य के नियंत्रण में थी, यानी कि सरकार के नियंत्रण में थी और सभी उद्योगों पर राज्य और सरकार का नियंत्रण था। विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण किया जाता था और उनको लागू किया जाता था। एक्सप्लेन कर दूं, सुई से लेके हवाई जहाज तक का निर्माण सरकार के हाथों में था। सरकार ही तय करती थी, नियम कानून सब कुछ सरकार ही तय करती थी। और सरकार किस नीति पे चल रही है? साम्यवादी नीति पे चल रही है, समतामूलक नीति पे चल रही है, जिसमें कोई भी ऊंचा नहीं और कोई भी नीचा
नहीं, समता मूलक स्थिति पे चल रही है, तो सरकार जनता के लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती थी। पॉइंट नंबर 3, एक दलीय शासन। कह रहा है कि सोवियत संघ में केवल एक ही दल था और उस दल का नाम क्या था? साम्यवादी दल। यह है आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन कि सोवियत संघ में कौन सा दल था? साम्यवादी दल, इंग्लिश में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। यही दल राजनीतिक अभिव्यक्ति का एकमात्र दल था, राजनीतिक अभिव्यक्ति का एकमात्र दल था। पॉइंट नंबर 4, समाजवादी व्यवस्था। कह रहे हैं कि सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था स्थापित की गई और प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देना राज्य का कार्य था। सरकार ने सभी बुनियादी जरूरतें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल आदि रियायती दरों पर उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संभाला हुआ था। सब कुछ सरकार के कंधों पे था और भूमि, अन्य उत्पाद संपदाओं पर स्वामित्व व नियंत्रण राज्य का था। मैं कह रहा हूँ ना कि सोवियत प्रणाली चाहे जैसे मर्जी थी, जनता के लिए लाभदायक थी, जनता के लिए सोचती थी। देख लो ना कितनी अच्छी बातें कही जा रही हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल, सभी चीज़ों का ख्याल कौन रखता था? सरकार रखती थी। साम्यवादी दल में इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। तो ये एक सकारात्मक पॉइंट्स हैं सोवियत प्रणाली के, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स थे सकारात्मक के। अब हम करते हैं नकारात्मक। कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ कमियाँ तो होनी ही है। तो आइए नकारात्मक के पॉइंट करते हैं। सोवियत प्रणाली की नकारात्मक विशेषताएं। पहला पॉइंट, सोवियत संघ व्यवस्था सत्तावादी थी तथा उस पर नौकरशाही का कड़ा शिकंजा था। हमने अभी ऊपर सकारात्मक में एक पॉइंट पढ़ा कि सोवियत संघ में एक ही दल था, उसके सामने कोई भी राजनीतिक दल या विपक्षी दल नहीं था। एक दल होने के कारण उसमें जो नौकरशाही थी उनका एक दबदबा था, उनको विशेष अधिकार मिले हुए थे। इसलिए कहा जा रहा है कि नौकरशाहियों का क्या था? कड़ा शिकंजा था। तो ये क्या है? कमी है सोवियत संघ की, नकारात्मक बात है। पॉइंट नंबर 2, सोवियत संघ में एक ही दल का नियंत्रण होने के कारण वहाँ लोकतंत्र नहीं था। देखो, एक ही दल का होने के कारण वहाँ लोकतंत्र नहीं था। इस दल की आलोचना नहीं की जा सकती थी। नेगेटिव पॉइंट, एक ही दल था, हम उस दल की आलोचना कर ही नहीं सकते थे। चुनाव में केवल इस दल के उम्मीदवार विजयी होते थे तथा ये जनता के प्रति उत्तरदायी, जवाबदेही नहीं थी इनकी, क्योंकि करना इन्हीं को था। तो जनता इनके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकती थी कि इस प्रकार के कोई अधिकार थे नहीं, तो ये जवाबदेह नहीं थे। आगे, सोवियत जनता को अनेक क्षेत्रों में स्वतंत्रता नहीं थी। सोवियत जनता को अनेक क्षेत्रों में स्वतंत्रता नहीं थी। कहते हैं ना, चांद में भी दाग होता है, इस प्रणाली में भी दाग था। व्यवस्थाएं ऐसी कि जनता को सारी सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन कुछ नियम ऐसे थे जिससे कि जनता नाखुश थी। नकारात्मक का पॉइंट नंबर 3 एंड लास्ट, कह रहा है कि सोवियत प्रणाली समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी, जहां पर निजी संपत्ति को कोई स्थान नहीं था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट को ध्यान से समझना। सोवियत प्रणाली समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी, ये बिल्कुल सही बात है, जहां पर निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं था। तो ये भी एक बड़ा कारण है, नकारात्मक बात है कि उस व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई स्थान ना होना भी एक नकारात्मक पॉइंट है। अगर सोवियत संघ में निजी संपत्ति का समावेश होता तो शायद सोवियत संघ का विघटन होता।
तो इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि निजी संपत्ति का ना होना सोवियत संघ में, सोवियत व्यवस्था में, ये भी एक नकारात्मक पॉइंट था। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो आप लोग नीचे देख रहे हैं। और लास्ट में आप लोगों से एक निवेदन होगी कि अगर मेरा समझाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है, मेरे नोट्स की लैंग्वेज आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर करो। और जिसको भी ये नोट्स चाहिए वो लास्ट में एक वीडियो देख लेना। अगर आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नोट्स का प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा हुआ है मैंने, 39 रुपीज़, ओनली 39 रुपीज़। आपकी ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट होगी जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि सेकंड चैप्टर के नोट्स लेने हैं या नहीं। 100 बात की एक बात, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप लोग तय कर लोगे कि मेरे नोट्स आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। नोट्स लेने के लिए स्क्रीन के ऊपर आप लोग जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करें, मुझसे बात करें, पेमेंट मेथड बताऊंगा और आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे फटाफट सेंड कर दूंगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को पीडीएफ ही दूंगा, इन सब के क्वेश्चंस की मैं वीडियो भी बनाऊंगा, समझाऊंगा भी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।